असलाम प्रोग्राम जवाब खपे के साथ में हूं इम्तियाज मीर। 2022 से ये जंग चल रही है यूक्रेन और रशिया की। कभी इसमें तेजी, अब तो आपको पता है जिस तरह जो बाइडन के तकरीबन कुछ ही महीने हैं जनवरी के अंदर, 20 जनवरी का आखिरी दिन होगा उनका, और उससे पहले जिस तरह सपोर्ट रही है यूक्रेन को, चाहे नेटो हो और चाहे यूरोप की सपोर्ट, और उन्होंने कहा कि आप लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की जो है अटैक कर सकते हैं। आज ही जिस तरह उन्होंने हमला किया है और एक खदशा था, एक प्रिडिक्टेबल एस्केलेशन की, अब हर कोई कह रहा था कि एस्केलेशन होगी। अब किस तरफ जाया जा सकता है, मुझे ज्वाइन किया है, एकेडमिक हैं, कालमनिस्ट हैं, तज्जिया निगार हैं, साबिक सफ़ीर हैं, मोहतरम जनाब जी.आर. बलोच साहब मेरे साथ हैं। जी.आर. साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू साहब। जी.आर. साहब, आपको पता है कि यूक्रेन और रशिया, इसके पीछे बहुत सी आपको पता है चीज़ें हो रही हैं, आपको पता है। क्या देखते हैं, प्रिडिक्टेबल एस्केलेशन थी ये, आपको पता है जिस तरह अभी हमला हुआ है, आपको पता है और क्या कैलकुलेट करेंगे आप? अनकैलकुलेटेड डिसीजन है ये बाइडन का, क्या कहेंगे? देखिए, बाइडन का अब तकरीबन 2 साल गुजरने के बाद ये परमिशन देना कि अब आप हमारे मिसाइल लॉन्ग रेंज भी इस्तेमाल कर सकते हैं रशियन टेरिटरी में, जबकि इतनी सारी मार खा ली है यूक्रेनियन ने। और उस वक्त ये उसने फैसला लिया है जब उसके पास सिर्फ चंद हफ्ते रह गए हैं, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे एनालिस्ट जो हैं वो इसको किसी हद तक बदनीयती से ताबीर दे रहे हैं कि इसमें कोई यूक्रेन के कॉस्ट से सिंसियरिटी वाला जज्बा नहीं, बल्कि इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली बात है अपने आने वाले प्रेसिडेंट के लिए, क्योंकि उसने कहा था कि मैं जंग बंद करा दूंगा। अब अगर वो, अकॉर्डिंग टू सम ऑफ द एनालिस्ट, कि अगर वो इस फैसले से एस्केलेशन बहुत बढ़ जाती है तो फिर ट्रंप के लिए वो वादा पूरा करना मुश्किल होगा कि वो जंग बंद करा लेगा। और दूसरा ये कि आज ही मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट देखी है पुतिन की, और बहुत ही खतरनाक। अब किस हद तक वो स्टेटमेंट ऑथेंटिक है आई कांट से, बट इट वाज ऑन द मीडिया कि अगर लॉन्ग रेंज मिसाइल फेंकेगा रशिया के टेरिटरी के अंदर तो उसका जवाब न्यूक्लियर हो सकता है। तो ये इंतहाई एस्केलेशन की तरफ जा रहा है। ये मैं समझता हूँ अगर फैसला ये इस तरह से किया गया है यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से, तो ये काफी अफसोसनाक भी है और खतरनाक भी है। हाँ जी साहब, आपको पता है कि इसी दौरान आपको पता है पुतिन ने जिस तरह नॉर्थ कोरिया के साथ एक डिफेंस पैक्ट भी किया, आपको पता है वहाँ के तकरीबन 10,000 सोल्जर जो है ना ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, और साथ साथ रशिया की आर्मी के साथ जो है ना यूक्रेन के खिलाफ लड़ भी रहे हैं, आपको पता है। एक तो ये, दूसरा रशियन ने न्यूक्लियर जो डॉक्ट्रिन है उसको चेंज किया है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? या यकीनन उसमें उन्होंने ये न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन तो पुतिन ने तकरीबन बहुत अर्सा पहले ही अपना कर लिया था, और बल्कि जब से जंग शुरू हुई उसके फौरन बाद ही उसने हाई अलर्ट पे छोड़ा हुआ था, कर दिया था अपने न्यूक्लियर फोर्सेस को। और उन्होंने अपना थ्रेशहोल्ड बहुत लो कर दिया था कि हम कहाँ पे, ये बात आपसे मैं शेयर करता चलूं और ऑडियंस से, कि ये थ्रेशहोल्ड डिटरमिन किया जाता है कि भाई कब हम न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस जब एडवर्स, बहुत सारी कंट्रीज ने अपने आप को कहा हुआ है कि हम पहले नहीं होंगे जो कि इस्तेमाल करेंगे, मतलब वो अपने आप मुझे ज्वाइन किया है जी.आर. साहब, आप टेलीफोन लाइन पर हैं, मुझे ज्वाइन किया है, एकेडमिक हैं, तज्जिया निगार हैं, मारूफ और इंटरनेशनल अफेयर्स के माहिर हैं, मोहतरम जनाब ब्रिगेड रिटायर तारिक खलील साहब मेरे साथ हैं। तारिक खलील साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। और आपको सलाम कर रहे हैं जी.आर. बलोच साहब, एकेडमिक हैं, कालमनिस्ट हैं, हमारे दोस्त हैं पुराने। तारिक खलील साहब आपको सलाम कर रहे हैं जी.आर. साहब। थैंक यू जी, शुक्रिया। आप बात खत्म करें जी.आर. साहब, आप अपनी बात खत्म करें जी.आर. साहब। जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि थ्रेशहोल्ड जो है वो तब्दील किया था पुतिन ने, और उसने बड़ा बारहा कहा है
कि अगर हमें आपने पुश किया, आपसे मुराद नेटो और जो वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, कि अगर वो समझते हैं कि हम सब मिलके एक न्यूक्लियर पावर है, एक ग्लोबल पावर रहा है और एक अभी भी एक बहुत बड़ी कुव्वत है आलमी तौर पे, इकोनॉमिकली भी कि कमजोर होगा जरूर लेकिन खत्म नहीं शुदा। सबसे बड़े वसाइल एनर्जी के उनके पास है, गैस के दुनिया के सबसे बड़े वसाइल रशिया के पास है, जमीनी एतबार से सबसे बड़ा मुल्क है दुनिया के अंदर। तो उसने बार बार कहा है और मैं समझता हूं कि कहीं मिस कैलकुलेशन में वाकई ये जो इलाका है वो किसी न्यूक्लियर खुदा ना खास्ता हादसे का शिकार ना हो जाए। मैं समझता हूँ जो इनको अकल के नाखून लेने चाहिए, जो कुव्वतें यूक्रेन को इस तरफ पुश कर रहे हैं कि आप जाओ और एग्रेसिवली, जबकि आने वाला प्रेसिडेंट जो है वो कह चुका है कि मैं कोशिश करूंगा कि जंग बंद हो जाए, और वो उसके कहने के मुताबिक यही है कि वो बातचीत करेगा। तो मेरा ख्याल है अभी जो इस वक्त इनकम्बेंट प्रेसिडेंट है उसको ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए था जिससे आने वाले प्रेसिडेंट के हाथ बंद जाए। सो आई डि नॉट एक्सपेक्ट के यूएस जैसी डेमोक्रेसी जहाँ पे समझा जाता है कि बड़े जमहूरी उसूल भी रखे जाते हैं, तो ये बहुत अफसोसनाक और बहुत ही खतरनाक फैसला है मेरे ख्याल में, मिसाइल की परमिशन देना टू यूज इनटू द टेरिटरी ऑफ रशिया। इससे खतरनाक हालत पैदा हो सकते हैं। जी ब्रिगेडियर साहब, अमेरिकन ने इजाजत भी दे दी, आपको पता है उन्होंने आज मिसाइल जो है ना इस्तेमाल भी किए हैं, आपकी क्या इंफॉर्मेशन है? ब्रिगेडियर तारिक खलील साहब क्या कहेंगे? मीर साहब जी वालेकुम सलाम। एक्चुअली ये जो बात 1.5-2 महीने से चल रही थी, जिसमें यूक्रेन का जो इलीगल सदर है ज़ेलेंस्की, इलीगल मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसकी टेन्योर खत्म हो चुका है और वो इलेक्शन नहीं करा रहे। सही। और दूसरे प्राइम मिनिस्टर जो हैं इंग्लैंड के मिस्टर सर केयर, वो प्रेस कर रहे थे, वो इवेंट टू वॉशिंगटन ऑल्सो पिछले महीने, तो लेकिन उस वक्त तो बाइडेन डिड नॉट एग्री, और क्योंकि उसको बड़ा प्रेशर आया था बाहर के मुल्कों से कि आप ये ना करें, इजाजत ना दें इनको। अब मैं ये समझता हूं कि दो बातें हुई हैं। एक तो मिस्टर ट्रंप हैज कैटेगोरिकली सेड कि ही विल नॉट अलाउ एनी फर्दर फंडिंग टू यूक्रेन। सही। उसका मतलब ये है, एज फार एज द एक्सपर्ट्स आर कंसर्न, मिलिटरीली और टेक्निकली स्पीकिंग, यूक्रेन हार चुका है। अब सिर्फ जंग को तूल दिया जा रहा है, बिकॉज उस वक्त मिस्टर बाइडेन जो थोड़ा सा रुके थे इलेक्शन की वजह से और लोगों को धोखा देने के लिए कि वोटिंग में शायद इनकी वोट्स पड़े, लेकिन वो वोट उनको नहीं मिला। तो अभी जहां तक मेरा ख्याल है कि ये कहीं इन्होंने गलती कर दी है रशियन फेडरेशन के रिजॉल्व को समझने में। सही। क्योंकि मिस्टर प्यूटन ने बार बार ये वार्निंग दी थी कि अगर इस किस्म के लॉन्ग रेंज वेपन इस्तेमाल हुए तो दे हैव द राइट टू रिस्पॉन्ड। और अभी उन्होंने कल ही अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को भी मॉडिफाई कर दिया है। सही। और ऐसे मुल्कों के अंदर भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, दैट मीन यूक्रेन। सही। और उसका देखिए डैमेज जो होगा वो यूक्रेन के लोगों का होगा या रशियन लोगों का होगा, अमेरिकन का नहीं होगा। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इट इज ए वेरी बिग मिसकैलकुलेशन ऑन मिस्टर बाइडेन। आखिरी उसका महीना है, सच ए स्ट्रेटेजिक डिसीजन शुड नॉट हैव बीन टेकन। वो
अगली गवर्नमेंट पे छोड़ना चाहिए था उनको, सही। जो उन्होंने नहीं किया है। और ही हैज पुट द होल वर्ल्ड एट द डेंजर पॉइंट, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता अगर ये एस्केलेट होती है तो उसका डैमेज सबसे ज्यादा जो पड़ेगा तो वो एक तो यूरोप को पड़ेगा। यूरोप, इसीलिए आपने देखा है कि जर्मन चांसलर ने टेलीफोन किया है मिस्टर पुतिन को कि आप जंग बंद कराएं। इसी तरीके इटली के प्राइम मिनिस्टर ने भी अपील की है। तो देयर इज ए जेन्युइन वरी इन द EU कैपिटल्स कि ये एस्केलेशन जो है इवेंचुअली उनको इनगल्फ ना कर ले। सही। जी। अजय साहब, आपकी तरफ आऊंगा। G20 आपको जी। पता है जिस तरह ब्राजील के अंदर हो रहा है, दो चीजें इससे पहले भी हमने बात की है। एक बड़ा डिवाइड नजर आता है, नॉर्थ और साउथ के अंदर एक बड़ा डिवाइड नजर आता है। जियो पॉलिटिक्स जो होती है, आपको पता है, उसको सेपरेट किया जाए जियो इकोनॉमिक्स को, जो अमेरिकन नहीं करते, वो इन्फ्लुएंस करते हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये जो दिस अजम्पशन जो है ना कि जियो पॉलिटिक्स किसी तरह से जियो इकोनॉमिक्स से जुदा हो सकती है, ये महल मफरूजा दुरुस्त इसलिए नहीं है कि हमने गुज़श्ता 100 सालों या 200 सालों की जो सियासत को देखा है, जो आलमी सियासत है, उसमें बड़ा वाज़ेह नजर आता है कि जियो पॉलिटिक्स एक्चुअली जो है इट इज लेड बाय जियो इकोनॉमिक्स। हमेशा इकोनॉमिक इंटरेस्ट ही आगे जाते हैं, जिससे जो एग्रेशन होते हैं और जो बाकी चीजें होती हैं। सो मैं समझता हूँ ये कहना कि जियो इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिक्स को हटाया जाए, को सेपरेट किया जाएगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। जहाँ तक G20 का ताल्लुक है तो आई थिंक इट्स अ फोरम जो कि बातचीत तो कर सकते हैं, लेकिन कोई कंसेंसस से कोई ऐसा फैसला दुनिया के जो इस वक्त जो स्ट्रेटेजिक जो इकोनॉमिक सिचुएशन चैलेंजेस हैं उनको सॉल्व करने के हवाले से कोई उसकी इतनी पोटेंसी नहीं रही है। सो आई थिंक वी आर लिविंग इन एन एरा ऑफ डिवाइडेड वर्ल्ड। इस वक्त दुनिया जो है वो एक बहुत फ्लक्स में भी है, क्राइसिस में भी है, और एक लिहाज से लीडरलेस है। कहीं भी ऐसा कोई अभी आलमी दुनिया में मुझे किसी होराइजन पे ऐसा कोई लीडर नहीं आता, स्टेट्समैन नहीं है। हो सकता है इलेक्टेड नुमाइंदे जरूर हो अपने मुल्क के, लेकिन स्टेट्समैन नहीं है जो कि तारीख का इदराक रखते हो, जो मुस्तकबिल पे जिनकी नजर हो, भलाई दुनिया की और इंसानियत की उनके पेश नजर हो। इस किस्म की चीज नजर नहीं आ रही अनफॉर्चुनेटली। और इस कहतुल रिजाल जो आलमी कहतुल रिजाल है, उसमें इस किस्म के वाकयात होना बहुत ही मुमकिन है और बहुत ही खतरनाक है। तो लिहाजा आप जैसे एनालिस्ट और हम जैसे स्टूडेंट जो है, वो मैं समझता हूँ कि इस वक्त बहुत परेशान है कि दुनिया किस तरफ जा रही है। यूक्रेन है, गजा है, गजा में देखिए अभी तक साल से ज्यादा हो गया, हजारों लाखों जो है वो मारे गए, जख्मी हो गए, बेदर्द हो गए। गजा को मुकम्मल तौर पे जो है वो एक लिहाज से बयाबान कर दिया गया। इंसानों की बस्ती के बजाय वो अब वो एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान बन चुका है। तो इन हालात में सच्ची बात है, कुछ कहना भी बहुत डर लगता है। मां सिवाय से कि उम्मीद की किरण कहीं ना कहीं से नजर आए, तो उस पर नजर रखनी चाहिए। तो शायद हो सकता है कि आने वाला सदर प्रेसिडेंट अमेरिका का अगर वो अपना वादा पूरा करता है तो ये जितने भी क्राइसिस इस वक्त है वो शायद वाइंड डाउन हो जाए। जी ब्रिगेडियर साहब, आपकी तरफ आऊंगा। इससे पहले भी हमने डिस्कशन की है, GR साहब से भी डिस्कशन हुई है। एक तरफ आपको पता है ब्रिक्स है, SCO है, आपको पता है एक बड़ी कोशिश हो रही है, आपको पता है। और एक फर्क मैंने जिस तरह नॉर्थ और साउथ का, आपसे भी ब्रिगेडियर साहब कई दफा आपने भी कहा है कि कोशिश हो रही है, कि डी डॉलराइजेशन की कोशिश हो रही है। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिए मीर साहब, देयर इज नथिंग कांस्टेंट इन पॉलिटिक्स। सही। द ओनली थिंग कांस्टेंट इज द चेंज। द चेंज इज ओनली कांस्टेंट, अदरवाइज एवरीथिंग इज पॉसिबल।
अभी G20 की जो मीटिंग हो रही है उसमें अगर ऑब्जर्वर्स जो हैं उन्होंने 3 बड़ी चीजें नोट की हैं। नंबर 1, एफर्ट हो रही थी किसी न किसी तरीके से कि ये जो नॉर्थ साउथ डिवाइड को कुछ कम किया जाए, और उस सिलसिले में बड़ी इंपॉर्टेंट ये जो मीटिंग हुई है बिटवीन मिस्टर शीपिंग और मिस्टर बाइडेन। लेकिन मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि दोनों लीडर्स के नजरियात में इतना इख्तलाफ है कि जो इशू हुई है उसमें डिप्लोमेटिक लैंग्वेज ज्यादा है, सब्सटेंस कम है। जो रेटरिक है वो ये है कि जी माहौलियात पे ज्यादा जोर है। सर ब्रिगेडियर साहब, ये मैं यहाँ रुकूंगा, अब ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशन को यहीं से बढ़ाएंगे। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम नादन। एक तरफ मेरे साथ ब्रिगेडियर रिटायर तारिक खलील साहब, दूसरी तरफ फॉरेन एम्बेसडर जीआर बलोच साहब हैं शो में। ब्रिगेडियर साहब, आप बात को कंटिन्यू करें। मैं ये कर रहा था कि G20 का जो अभी प्रोसीडिंग नजर आई हैं उसमें सवाए रेटरिक के कोई सब्सटेंस नहीं निकला है। दैट मीन जो इख्तलाफात हैं नॉर्थ साउथ के वो दोनों अपनी जगह पे मौजूद हैं और G20 भी उसका शिकार हो गई है। गो एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग जैसे मैंने अभी कहा मिस्टर शीपिंग और मिस्टर बाइडेन में हुई है वो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि उसका कोई सब्सटेंशियल रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि 1 महीने बाद मिस्टर बाइडेन विल नॉट बी देयर। ऑन अमेरिकन पॉलिसी में जो चेंजेस आएंगी वो बिल्कुल विजिबल है, और डी डॉलराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो शुरू हो चुका है, और मेरा नहीं ख्याल है कि वो प्रोसेस वापस पीछे की तरफ जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड जो इकोनॉमिक सिनेरियो है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। और मेरा अपना ये असेसमेंट है कि ये जो बाइडेन ने एक्शन लिया है यूक्रेन में बाय अलाउइंग ज़ेलेंस्की टू यूज लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, और इसी तरीके से जो नेतन्याहू को खुला छुट्टी दी हुई है इन बॉम्बिंग लेबनान, ये गोइंग टू बूमरैंग और एस्केलेट हो जाएगा। हाँ, अगर मिस्टर ट्रंप आने के बाद कुछ नए एक्शन लें, लेकिन मैं बहुत एप्रीहेंसिव हूँ कि उस वक्त तक काफी डैमेज हो चुका होगा। जीआर बलोच साहब क्या कहेंगे? उस वक्त तक काफी डैमेज हो चुका होगा, क्या कहेंगे जीआर साहब? जीआर साहब टेलीफोन लाइन पे हैं? जी, मुझे आवाज आ रही है? हाँ सर, आवाज आ रही। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? आपके क्या कमेंट्स होंगे? आपका तज्जिया क्या होगा इसके ऊपर? मेरा जी यही है, मैं इस तरह कह रहा हूँ कि इस वक्त हालात बहुत ही गंभीर है दुनिया के, और जो फैसले आदमी हुकूमतों की तरफ से वो वाले जो है वो लिए जा रहे हैं, और इंतहाई नैरो पॉलिटिक्स की बुनियाद पे किए जा रहे हैं, और ये भी और भी उस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है उसकी लीडरशिप की तरफ से आ रहे हैं। तो मैं ये बहुत अफसोसनाक और इंतहाई बात है। बड़ी मेहरबानी जीआर साहब, आपने टाइम दिया। ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आऊंगा। आपने जिस तरह कहा कि एक स्टार्ट हो चुका है आपके साथ, उसी के साथ आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद आप सही कह रहे हैं कि एक चीज नजर आ रही है कि एक बड़ा शिफ्ट आएगा, लेकिन मिडिल ईस्ट की सूरत हाल उसी तरह है, उसके ऊपर तो कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई अभी तक, क्या कहेंगे? देखिए जी, जहां तक मेरी असेसमेंट है मिडिल ईस्ट में कोई चेंज नहीं आएगी। सही। और चेंज अगर आएगी भी तो वो
it will be more retrogressive for the Arab countries. मिस्टर ट्रम्प अपना जो असर रसूख है सऊदी अरेबिया के साथ उसको इस्तेमाल करते हुए कोशिश ये करेंगे कोई एक्टिव एक्शन ना इजराइल के खिलाफ लिया जा सके। और ईरान जहां तक ताल्लुक है, आपको पता ही है कि मिस्टर ट्रम्प जो है वो ईरान को बिल्कुल समझते हैं कि इट नीड्स टू बी पनिश्ड, लेकिन क्या वो कर सकेंगे? लेकिन अगर वो जंग बंदी एक फ्रंट पे करते हैं तो दूसरे पे भी उनको करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि जो नॉर्थ साउथ डिवाइड में सर मुझे ज्वाइन किया है ब्रिगेड साहब, यहीं मुझे ज्वाइन किया है अकेडमिक हैं, तज्जिया निगार हैं, साबिक सफीर हैं जफरुल्लाह शेख साहब मेरे साथ हैं टेलीफोन पे। जफरुल्लाह शेख साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। मेहरबानी। और मेरे साथ टेलीफोन पे हैं ब्रिगेडियर तारिक खलील, वो भी आपको सलाम कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। तारिक साहब, आप अपनी बात को जारी रखें। जी, मैं ये कह रहा था कि जो अभी इसमें ये जो नॉर्थ साउथ की डिवाइड में अभी आप ये 2 महीने बड़े इंपॉर्टेंट हैं। गो चाइनीज आर ट्राइंग कि किसी न किसी तरीके से एस्केलेशन रुक जाए, और मेरा ख्याल है जो शीपिंग की मीटिंग हुई है मिस्टर बाइडेन से, उसमें ये चीज भी डिस्कस हुई है। गो ये इलामिया में या कहीं सूरत में नजर नहीं आ रही, तो लेट्स सी। लेकिन पाकिस्तान को बहुत मुश्किल हालात का मुकाबला करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कहीं एस्केलेशन होती है तो वर्ल्ड लॉजिस्टिक सिस्टम जो है डिस्टर्ब होगा, और उसका इम्पैक्ट हम जो पहले हमारी ट्रेड इंडस्ट्री में पड़ रहा है वो बहुत ज्यादा पड़ेगा। जफरुल्लाह साहब, आपको मैं वेलकम करता हूं अपने शो में। जिस तरह लॉन्ग रेंज वेपन्स इस्तेमाल किए गए हैं, जिस तरह रशिया की तरफ से आया है कि जो यूएसए मैड वेपन से वो इस्तेमाल किए गए हैं, हमने मार गिराए, क्या कहेंगे? इससे एस्केलेशन बढ़ेगी? बाइडन जाते जाते ये फैसला करना, आपको पता है क्या वजह है? किस तरह देख रहे हैं इस चीज के, इस एस्केलेशन को? बढ़ेगी? ये डैमेज करके जा रहे हैं? ये आपको पता है ट्रंप के आने से पहले ये डिसीजन लेना, क्या कहेंगे? बेसिकली ये जो इंसिडेंट हुआ है जिसमें ये कोई अकॉर्डिंग टू रशियन न्यूज एजेंसी के 5 के करीब ये बिल्कुल मिसाइल थे, और जिनमें 4 तो उन्होंने मार गिराए थे और 1 को डैमेज किया था उन्होंने, तो नुकसान से बचाव हो गया है। मगर ये है कि ये जो फायर हुए हैं और ये अमेरिकन मेड थे अकॉर्डिंग टू देम। अब ये है कि जो एस्केलेशन की आप बात कर रहे हैं, यूक्रेन में जो वॉर चल रही है, इसमें डेफिनेटली पुतिन ने क्लियरली कहा था कि ये जो वॉर हेड्स हैं इसको यूज न किया जाए, नहीं तो वो मजबूर हो जाएंगे अपने न्यूक्लियर जो दूसरे वेपन्स हैं या उस फील्ड में नहीं आना चाहें। तो वो कह रहे थे कि ऐसे इसको एस्केलेट न किया जाए और उसको आगे न बढ़ाया जाए, और जो है बात दूसरी होना चाहिए। अब बात एक तो बात ये है, दूसरा सबको पता है कि ट्रंप और पुतिन की दोस्ती है। आपको याद होगा पुराने जब पिछले दौर में ट्रंप आया था तो पुतिन का विजिट हुआ था अमेरिका का, और उसमें उनका अगर आप बिल्कुल ही उस वक्त का वीडियो अगर आपको याद हो तो उसमें रशिया में ट्रंप की फैमिली की विजिट्स भी हुई थी। उनके ये भी था कि ट्रंप को उन्होंने मदद भी की थी इलेक्शन में, उनके इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, और उनके बेटे या उनके सन इन लॉ भी विजिट किया था, तो काफी करीबी ताल्लुकात थे। बाइडेन ने ये जो काम किया है मुझे लग रहा है, क्योंकि ट्रंप का एक स्लोगन ये भी है कि वो यूक्रेन की वॉर को भी कम करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि बाइडेन जो है आउट ऑफ शेयर डेस्परेशन, उनको पता है कि ट्रंप और जो है और वो जो है अपना आपस में दोस्त हैं, शायद हो जाए। तो बाइडेन ये शो करना चाहता है, जो मेरी एनालिसिस है जूइश कम्युनिटी को, कि देखें मैं आप लोगों के साथ हूं, और ये जो प्रेसिडेंट है यूक्रेन का ये भी जू ही है, और सारी वॉर जो है वो उसी बेसिस पे ही चल रही है ये। सही। तो बात तो खैर नेटो से चली थी कि नेटो को मेंबर बनाया जाए, यूक्रेन को बनाया जाए नेटो का मेंबर, मगर असल जो है वॉर जो है जीयूस को सपोर्ट करना था, और कोई बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बाइडेन ने सपोर्ट दी थी। तो मेरा ख्याल है कि ये जो बाइडेन कर रहा है
और जो किया है वो जाने जाने से पहले डेमोक्रेट्स की तरफ ये है कि देखिए जी, यहूदी हम आप लोगों के साथ है और आइंदा भी वोट आपका हमारे साथ होगा और हम जो है आपके साथ खड़े हैं। तारिक साहब, आप जिस तरह कह रहे थे कि जंग हार चुके हैं, आप मिलिटरीली और टेक्निकली कह रहे थे कि ये जंग हार चुके हैं, और उसी के साथ उन्होंने कहा अगर पुतिन ने ये भी कहा था कि अगर लॉन्ग रेंज वेपन्स इस्तेमाल किए गए तो मैं ये समझूंगा कि ये नेटो ने हमारे ऊपर हमला किया है। क्या कहेंगे? मैं एग्री करता हूँ अभी एम्बेसडर साहब की बात को। पुतिन जो है और मिस्टर ट्रम्प का एक रिलेशन तो है, और पिछले दौर में भी ये जब वो उनके कहने पे उन्होंने विजिट भी किया था। लेकिन अभी एक विजिट हुई थी जिसमें ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर वेंट ओवर टू मिस्टर बाइडेन कि आप करें, और उन पर प्रेशर आया था तो वो रुक गए थे। लेकिन अभी मैं ये समझता हूँ कि जाते जाते ये एक डेस्परेशन का मैं नहीं कहता, ये बड़ी कैलकुलेटेड मूव है मैं समझता हूँ ऑन द पार्ट ऑफ दी जेलेंस्की बाइडेन, कि वो कुछ इतना डैमेज कर जाए कि मिस्टर पुतिन और मिस्टर ट्रम्प को संभालने में टाइम लग जाए। दूसरी बात है जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स को सेपरेटली लेके चलना। आप देखें इसकी सबसे बड़ा सबूत चाइना है। चाइना ने इंडिया के साथ कितने इख्तलाफात के बावजूद उनका जो ट्रेड वॉल्यूम है $200 बिलियन को टच कर रहा है। अभी हाल ही में उन्होंने ये कहा था, उन्होंने हाल ही में ये कहा था कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम ट्रेड और पॉलिटिक्स को अलग अलग रखें, हम ट्रेड और पॉलिटिक्स को अलग अलग रखें। लेकिन ऐसा मिस्टर बाइडेन और नेटो में इख्तलाफ को जन्म दे गया है। अभी कल ही स्टेटमेंट जो आई है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की कि हम चाइना के साथ ताल्लुकात को बढ़ावा देना चाहते हैं। इसी तरीके से जो प्रेशर है इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का जर्मनी का कि हमें चाइना से इख्तलाफ इतना नहीं करना चाहिए, इतने टैरिफ नहीं बढ़ाने चाहिए कि जो हमारी मसनूआत स्पेशली लग्जरी गुड्स जो जाती हैं चाइना को वो बिल्कुल रुक जाएं, तो उसका नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। और तीसरी बात आपको, जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि यूरोपियन यूनियन हैज एग्रीड टू पे रशिया ऑल ऑयल एंड गैस पेमेंट्स इन रूबल्स। So these are the things which indicate कि पॉलिटिक्स अपनी बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी ब्रिगेडियर साहब, बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। जफरुल्लाह साहब आप टेलीफोन लाइन पे रहें, ब्रेक के बाद आता हूँ। ब्रेक का बाद था जो ब्रेक का डिस्कशन के अगले बताएंगे। वेलकम शेख साहब, जीअं त जियो पॉलिटिक्स ऐं जियो इकोनॉमिक्स, हिकु नॉर्थ ऐं साउथ जो डिवाइड, जीअं त चाइना जी जेकी पॉलिसी आहे त जियो पॉलिटिक्स ऐं जियो इकोनॉमिक्स खे अलॻि कयो आहे, हुन छा चवंदो हिन ते? चाइना जी हमेशा पॉलिसी ईअं रही आहे, चाइना कॾहिं बि ईअं न चाहियो आहे त जंग थिए। चाइना हमेशा इकोनॉमी खे हमेशा अॻिते रखियो आहे। तव्हां हुनजी सॼी पॉलिसी जेकॾहिं ॾिसंदो त अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट आहे हुननि जी, सॼी दुनिया में इन्वेस्टमेंट आहे हुननि जी। हमेशा जेके हुननि पॉलिसी के प्रायोरिटी जेके हुन जूं आहिनि, जेके ऑब्जेक्टिव्स हुननि जे पॉलिसी जा आहिनि, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आर इकोनॉमिक ग्रोथ ऐं पंहिंजी इन्वेस्टमेंट खे जेको आहे तमामु वधाइणु ऐं ट्रेड खे वधाइणु। हुननि जी कॾहिं बि पॉलिसी इहा न रही आहे त तव्हां जंग खे अॻिते वधायो। हाणे बि रिसेंटली जेकी आहे तव्हांजी ब्रिगेडियर साहब बि इहा ॻाल्हि कई त जेकी इंडिया सां हुनजो थोरो मसइलो हले थो, त इंडिया खे हुननि इहो ई मैसेज ॾिनो आहे त उहा पंहिंजी जाइ ते आहे, पर जेकी पंहिंजी इकोनॉमी आहे ऐं ॿियो पंहिंजी ग्रोथ जेकी आहे ट्रेड आहे उहा पंहिंजी जाइ ते आहे। सर वॾी महिरबानी, टाइम लिमिटेड आहे सर, वॾी महिरबानी टाइम ॾियण जी, वॾी महिरबानी शेख साहब।
तव्हांजी वॾी महिरबानी मूंखे मुझे ज्वाइन किया है। सीनियर रहनमा, सीनियर सियासतदान, MNA रह चुकी हैं, मरकज़ी क़यादतें, नज़रियाती तौर अभी भी तहरीक इंसाफ के साथ हैं, वो सिंध की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। नुसरत भाई साहब मेरा साथ हैं। नुसरत साहबा, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। जी बहुत शुक्रिया। नुसरत भाई साहब, आप मतलब मैं जो आपके साथ सवालात करता था, आज उसके जवाबात मिल गए हैं तकरीबन। यानी कि मैं कहता था बुशरा बीबी साहिबा सियासी रोल उसका है, मैं कहता था इमरान खान साहिबा की बहनों का सियासी रोल है। क्या कहेंगी आज 24 नवंबर को एक बड़ा यानी कि एहतजाज करने जा रहे हैं और एक धरना है, डिमांड्स हैं, सब कुछ क्या है, क्या कहेंगी इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मेरे साथ अपने प्रोग्राम में बुलाकर। देखिए, आपकी बात में मुझे हंसी आ रही है इसलिए कि आपको शायद याद नहीं है कि जब नवाज शरीफ साहब को जेल में रखा गया था तो उनकी बेगम साहिबा बाहर निकली थी और अपने मियाँ के लिए उन्होंने फाइट की थी। इसी तरह जब भुट्टो को फांसी दी गई तो नुसरत भुट्टो बाहर निकली और उन्होंने काम किया जो भी। और उसके बाद अब इस वक्त जब हमारा लीडर और उनका शौहर और बहनों का भाई जेल में है और वो बात कन्वे नहीं कर सकता बाहर, जो लोग उससे मिलने जाते हैं जर्नलिस्ट, उनको इजाजत नहीं है कि बाहर आके बात करें, या जो वकला जाते हैं बात करने, वो शायद उस तरह कन्वे नहीं कर पा रहे थे। तो खान साहब ने इजाजत दी अपनी बेगम साहिबों को भी और अपनी बहनों को भी कि आप लोग मेरी जो बातचीत होती है वो बाहर जाके आप कन्वे करें। इसलिए वो सब कन्वे कर रही हैं और एग्जैक्टली बार बार उनकी मैंने वॉइस मैसेज सुना है जिसमें वो ये कह रही है कि खान साहब ने ये कहा, खान साहब ने ये कहा। वो अपनी बात नहीं कर रही, वो तीनों की तीनों हाउस वाइफ हैं और जिस दिन खान साहब बाहर आ जाते हैं उसके बाद दोबारा वो उसी तरह हाउस वाइफ बन जाएंगी और वो सियासत में हिस्सा नहीं ले रही होंगी। इस वक्त चूंकि कोई है नहीं, क्योंकि बुशरा बेगम जो है वो जाती हैं अपने मुकदमों के सिलसिले में, उनसे मुलाकात होती है, बहनों को भी इजाजत है तो जाके अपने भाई से मुलाकात करें, तो उनसे जो बात होती है वो बाहर आके कर रही होती है। तो इसमें बिल्कुल आप जो भी बात करते थे आप गलत थे और गलत हैं। जब सही, ठीक है, मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं इससे इनकार नहीं करता। मैंने कहा कि ये सियासी रोल है या नहीं है ये अवाम पे छोड़ते हैं। एक मैं सवाल दूसरा तो करने दें, आपका जवाब आ गया, आप जो जवाब दें, ठीक है, मुस्कुराएं तो सही ना, आप लड़ती क्यों हैं शो में, ठीक है। दूसरा अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि दो शख्सियात को, एक गंडापुर साहब को और दूसरा बैरिस्टर गोहर खान को ये इजाजत दी गई है कि आप एस्टेब्लिशमेंट से बातें करें। एक तरफ आप मुज़ाकरात भी चाहते हैं, दूसरी तरफ आप एहतजाज भी चाहते हैं, तीसरी तरफ आप कहते हैं हर MNA MPA को 5000 लोग लाएं, आप अपनी वीडियो भी बनाएं और आप सब कुछ बनाएं, अगर नहीं किया तो आपको टिकट नहीं मिलेंगे, धमकी भी दे रहे हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, इस दफा जो लोग जीते हैं वो एक्चुअली डंडे को खान साहब ने खड़ा किया है तो वो जीत गया, ठीक है। इन लोगों की ना हींग लगी ना फिटकरी। इंतखाबात कैसे होते हैं आपको पता है ना, करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं लोगों के, और यहाँ पे किसी का हुए होंगे 100, 200, 400 या 4000 या 10,000 इस तरह के, लेकिन लोगों का उस तरह खर्च नहीं हुआ क्योंकि लोगों ने सिर्फ PTI को वोट किया, डिस्पाइट PTI का नाम ले लिया, डिस्पाइट के निशान ले लिया, डिस्पाइट ये कि उनको अपने फॉर्म जमा नहीं कराने दिए गए, उसके बावजूद और मुख्तलिफ निशान, जूता, छतरी, बैगन, आलू, पता नहीं क्या क्या कुछ। तो आप मुझे बताएं, उस सूरत में जब इन लोगों को वोट मिला, ये तो हमारी आवाम की मेहरबानी है ना, उन्होंने ये मिरेकल किया कि उन्होंने ढूंढा कि हमारे इलाके में कौन है PTI का, हमारे इलाके में कौन है, इस तरह वो वोट मिला उनको, वो MNA MPS बन गए। जब बन गए तो बैठ गए आराम से घर में बैठ के। लो भाई, आपकी एफर्ट क्या थी? अगर आप इतनी बड़ी जगह पे पहुंच गए हैं तो आप कम से कम उसका तो रिगार्ड करें, आगे बढ़ के कुछ काम करें। वही बेचारे 3-4 गौहर अयूब और शेर अब्दुल मरवत और उमर अयूब और यही लोग रह गए मार खाने के लिए और बातचीत करने के लिए। आप लोग करो भाई, सब लोग मिलके करो। पंजाब असेंबली के जो लोग थे वो पिछले वाले उस पर शायद ही कोई नजर आया हो किसी को। किस खुशी में आप वहाँ प्रिविलेज किए जा रहे हैं, सारा कुछ किए जा रहे हैं, लेकिन उस पर आपने धरने में नहीं आना या प्रोटेस्ट में नहीं आना। सियासी जमातें सियासी जमातों से बात करती हैं, इस्टेब्लिशमेंट से बात करना। देखिए, सियासी जमातें वो होती हैं अगर ये फॉर्म 45 पे होते हैं। ये बात कर रहे हैं उनसे जिनके पास फॉर्म 45 हैं,
जिन्होंने फॉर्म 45 अपने पास रख के इनको फॉर्म 47 बना के और इनको असेंबली में भेजा। तो बात सिर्फ ये है कि जिनके पास फॉर्म 45 है, क्या आप इस असेंबली को जाली समझती हैं? और नहीं तो क्या है, फिर आप इस असेंबली का हिस्सा क्यों हैं? असेंबली का हिस्सा होना इसलिए जरूरी है कि एक दफा बाइकआउट किया था तो उसके बहुत ज्यादा नताइज इस तरह के निकले। फिर हमने अपनी असेंबली से हम लोग निकल गए, फिर पंजाब असेंबली डिसॉल्व कर दी, फिर केपी असेंबली डिसॉल्व कर ली। ये हमें पता चल गया कि असेंबली के अंदर बैठ के हमने जो कुछ भी करना है, इसलिए हम इसके अंदर हैं। बड़ी मेहरबानी आपने टाइम दिया। नाज़रीन, जिस तरह के जड़े तरीक़े हालात आहिनि सियासी तौर मुआशी तौर हुकूमत मुस्तहकम नज़र अचे थी, पर सियासत में का बि शइ जेकी आहे उहा अॼु जी सियासत जेको आहे सुभाणे जी सियासत खां तब्दील हूंदी आहे। सुभाणे छा थियण वारो आहे का ख़बर न आहे। अॼु जो तजियो ज़रूरु करे सघिजे थो, पर सियासी तौर गवर्नमेंट मुस्तहकम न जेसिताईं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी सपोर्ट आहे, उन्हनि जी क़यादत जी सपोर्ट आहे ऐं मैशियत बि बहितरी जी तरफ़ वञे थी। 24 नवंबर उन खां अॻु में ई कुझु शख़्सियतूं कुझु क़यादतूं इहो चवनि थियूं त हमेशह चई वेंदी आहे या आख़िरी कॉल आहे, पर इन खां अॻु में ई चयो वेंदो त असां जलसो कोन था कयूं। ऐं थियो बि आहे, एहतिजाज बि करे ॾिठो आहे, असेंबली जे अंदरि बि ॿाहिरि बि कुझु कोन थियो आहे। इन सां गॾु इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।